we are welcoming our Principal Ma'am, Professor Rachna Srivastava, Chief Speaker Srimati Manju Sundaram Ma'am, professors and students for the lecture program of our founding inspiration, Dr. Annie Besant. Now, I would like to request the students of the Vocal Music Department to perform the Kulgi, mentored by Professor Seema Verma. The Kulgi has been penned by M.G. Kanitkar and was composed by M.V. Kalkat. On tabla, we have Sri Soumyakant Mukherjee.
Now I would like to request Srimati Manju Sundaram ma'am, our principal ma'am, and our other teachers to give floral offerings on the portrait of Dr. Anne Besant. Now, I would like to request Srimati Manju Sundaram ma'am and our respected principal ma'am, Professor Rachna Srivastava ma'am, on the dais. Now, I would like to request our principal ma'am to felicitate Srimati Manju Sundaram. Request Dr. Shanta Chatterjee on the dais, please. Now, I would like to request our principal ma'am for the welcome address. Very much, Shobli. आज इस हॉल की गरिमा बढ़ गई जब मंजू दी यहाँ पर आई और मुझसे मंजू दी के लिए कुछ इस प्रकार से बोलना कि श्रीमती मंजू सुंदरम या विदुषी मंजू सुंदरम वो बहुत मुझे ऑड लगता है। मंजू दी है आज से नहीं, मैं जब यहाँ पैदा हुई थी तब से है, तो इसलिए मेरे लिए वो वैसे ही है और उनका स्नेह हम सबके ऊपर बराबर बना रहा और बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा है उनसे। मुझे याद है कि जब हम लोग स्टाफ रूम में, पुराना स्टाफ रूम उसमें बैठते थे और 3 साढ़े 3 तक क्लासेस खत्म हो जाते थे और हम लोग बैठ के और बातें करते थे,
और दीदी को सुन के बहुत कुछ सीखा। आपने रीडर्स डाइजेस्ट के उद्धरण, उसके जोक्स वहां से लेकर और जीवन दर्शन तक हम लोगों को सिखाने का काम किया। और इसलिए मुझे ये महसूस हुआ कि दीदी से बेहतर व्यक्ति नहीं होगा जो हमारे जो नई छात्राएं हैं, नव प्रवेशी छात्राएं, और विशेष रूप से हमारे जो टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, जिन्होंने अभी कुछ समय पहले हाल के वर्षों में 10 साल पहले तक थे, जिन्होंने ज्वाइन किया है वीकेएम को, उन्हें वीकेएम के बारे में, थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में और डॉक्टर एनी बेसेंट के बारे में जो बताता है। आपके पास किताब का ज्ञान ही नहीं है, आपके पास जीवन का ज्ञान, और जो अनुभव हमको ज्ञान देते हैं, अनुभवों से जो हम सीखते हैं, वो आपके पास है। उसकी धाती, मैं निरंजना से ये शब्द उधार ले रही हूँ कि उसकी धाती है मंजू दी के पास, और ये हमारा काम है कि हम उनसे कितना ले लें, कितना हम उनसे ग्रहण कर लें। उनको बार बार यहाँ बुलाकर उनसे ज्ञान प्राप्त कर लेना, ये हमारा दायित्व है। और हम जिस प्रांगण में बैठे हैं उसका क्या सिग्निफिकेंस है, यहाँ पर आकर जो एक पॉजिटिव वाइब्स हम सब महसूस करते हैं, और उस पॉजिटिव वाइब के साथ हम कोशिश करते हैं कि उस और कदम बढ़ाएं जो हमारे कुलगीत में लिखा हुआ है। जिस पौधे को एनी बेसेंट जी ने लगाया, उसको हम पुष्पित पल्लवित करें और विश्व में ही विश्वनाथ को देखना, इसको समझ सकें। चरितार्थ तो हम क्या ही कर पाएंगे, लेकिन उसको समझ सकें, और चरितार्थ जीवन ही जीवन माने। तो छोटे छोटे जो शब्द हैं, जो गुण हैं, वो हमें अपने कुलगीत से ही मिल जाते हैं, और उस ओर हमें चलने के लिए जिन गुरुओं की आवश्यकता होती है, उनमें से एक गुरु आज हमारे बीच में है, हमारे सामने है, हमारी अपनी है, हमारी अग्रजा है। तो आपके ही बसंत परिवार की ओर से बहुत स्वागत। आपका ही परिवार है, और आप उसकी एक बुजुर्ग, मैं तो कहूँगी बुजुर्ग जिस परिवार में उसको सुनते हैं अगली पीढ़ी के लोग, वो परिवार नित्य उन्नति करता है, वो कुटुंब आगे बढ़ता है। तो आपका बहुत स्वागत दीदी, बहुत आपको नमन। और अपनी जो हमारी शिक्षिकाएं, शिक्षक मौजूद हैं यहाँ पर, हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ जो यहाँ पर बैठे हैं, आप सभी से आग्रह है कि आप बहुत ध्यान से सुने और स्व से आगे बढ़कर कैसे हम काम करें, कैसे हम जिए, इसको सीखें। साथ ही हमारी जो छात्राएं हैं वो भी बहुत ध्यान से सुने इन बातों को, क्योंकि आप इस प्रांगण, इस परिसर, इस महाविद्यालय को रिप्रेजेंट करेंगी। तो इसके साथ एजुकेशन स्पिरिट प्रोग्रेशन कमेटी के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम को मैं एक कड़ी में पहला कदम देखती हूँ, और इसके साथ हम और भी बहुत सारे कदम बढ़ाएंगे। इसी शुभकामना के साथ, शुभेच्छा के साथ मैं पुनः आप सबका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। Thank you, ma'am. Now, this event is the first session of the Basement Club, and I would like to brief you about the club. The Basement Club is an honest effort of the progression of Dr. Annie Besant's Spirit Committee to reinforce the ideals of Dr. Annie Besant
in a way that the legacy of highest values of her life stays permanently in the hearts of the students. The chief objective of the club is to introduce the multifaceted personality of Dr. Besant and to make the inspiration from her life and deeds a regular revisit in order to inculcate the qualities of integrity, passion for justice, understanding of completeness of soul, and realization of freedom of knowledge. The club plans to hold its activities or programs in the first week of every month. The club was founded on 1st of October 2023 under the patronage of our Honorable Manager Ma'am and is being guided by our Principal Ma'am. Now, Srimati Manju Sundaram Ma'am needs no introduction as she has been an integral part of this prestigious campus by birth and this place is her home. She also has been the head of the vocal music department in PKM for 24 years. However, young minds sitting here should know about her amazing personality and I would like to say a very few words about her. Srimati Manju Sundaram Ma'am is one of the renowned vocalists of India and was the disciple of Srimati Girija Devi. She is the exponent of authentic Banarasi Thumri and possesses a signature style of her own. She is filled with a positive energy and has presented insightful deliberations on spirituality, music and philosophy. She is well versed in multiple languages and knows Marathi, English, Hindi, Sanskrit, Urdu and Bengali. She is an ardent admirer of Gurudev Rabindranath Tagore and also a great lover of sports, especially cricket. Now, I would like to invite you for a talk. Thank you. आचार्य प्रोफेसर रचना श्रीवास्तव जी हमारे प्रिय रचना जी प्रोफेसर नीलू शर्मा जी इस सभागार में उपस्थित सुमन को देख रही हूँ मैं, सीमा को देख रही हूँ, अभी अगली पंक्ति में बैठी सब अध्यापिकाओं को देख रही हूँ और आज ही मैंने उसको नया नामकरण किया है। कौन को बता दूँ? NN। उससे मैंने पूछा NN what does it stand for? उसने कहा पता नहीं, उनका गेस, मुझे पता नहीं, मैंने कहा कट नहीं। ये निरंजना और यहाँ उपस्थित सब बहुत 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 प्यारी बच्ची बेटी। हरिवंश राय बच्चन जी की 4 पंक्तियां याद आ रही हैं और भूमिका नहीं बांधूंगी क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा शायद। अनगिनत राही गए, जहाँ से रचना जी ने सूत्र को छोड़ा वहीं से मैं पकड़ने की कोशिश करती हूँ। इस स्थान के बारे में, इस परिसर के बारे में बच्चन जी ने कहा है, अनगिनत राही गए इस राह से, उनका पता क्या? अनगिनत राही गए इस राह से, उनका पता क्या? पर गए कुछ लोग इस पर छोड़कर अपनी निशानी, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़कर अपनी निशानी, वो निशानी मूंग होकर भी बहुत कुछ होगी। बच्चन जी की पंक्तियां, ये हर शब्द इस स्थान के लिए, इस परिसर के लिए,
यहाँ के वातावरण के लिए, यहाँ के एक वृक्ष, रजकर्ण व्यक्ति, यहाँ की सुगंध सबके लिए सार्थक और जानना इस सिद्ध स्थान को, इस जागृत स्थान को, इस परिसर को कृतज्ञता के नाते हमारा दायित्व बनता है। कृतज्ञ होना अपने आप में बहुत अच्छी चीज है। छोटी से छोटी चीज के लिए कृतज्ञ होना। फिर समझ में आएगा कि हम मस्तक उठा भी नहीं पा रहे हैं कृतज्ञता के लिए। जब विनम्र होते हैं तो शीश उठा नहीं पाते। किस किस चीज के लिए हम कृतज्ञ हो, ये ऐसा स्थान है। और डॉक्टर बेसेंट जिन्होंने ये स्थान, ये जागृत सिद्ध स्थान हमें दिया है, उनके प्रति हर सांस से कृतज्ञ होना हमारा बनता है। चाहिए या नहीं बनता है। दिल हमारा कहता हो तो सचमुच बनता है। तो यहाँ ये कह दूं कि आप जो वातावरण है, मेरा दिल और मेरी आंखें अगर बेवजह बेवक्त धोखा दे जाए तो आप लोग क्षमा करें। ठाकुर जयदेव सिंह तब तो मुझे याद रहता था। अब उम्र के 80वें वर्ष में आई हूँ, इसलिए सब तरह से अच्छा भी तो लिख के थोड़ा थोड़ा लाइन के पॉइंट्स याद रहते। बात डॉक्टर बेसेंट से नहीं शुरू करती। ठाकुर जयदेव सिंह जी बच्चों के लिए बता रहे हैं, बड़े चिंतक थे, दार्शनिक, योगी, साधक, बहुभाषाविद, काश्मीर शैव दर्शन के अथॉरिटी माने जाते थे। संगीत मर्मज्ञ, संगीतज्ञ और थियोसॉफिकल सोसाइटी से आजीवन जुड़े थे। यहाँ के विभिन्न समितियों में थे। संत कन्या महाविद्यालय की थियोसॉफिकल स्कूल की शिशु के कार्य की थियोसॉफिकल सोसाइटी। उनकी एक बात से शुरू करूँ जो जुड़ी है डॉक्टर बेसेंट से। बहुत पहले अल्मोड़ा में पंडित रविशंकर के बड़े भाई उदय शंकर जो विश्व प्रसिद्ध नर्तक थे, उनकी नृत्य संस्था अल्मोड़ा में थी। वहां उन्होंने ठाकुर साहब को आमंत्रित किया अपने नर्तन की शिक्षण संस्थान। ठाकुर साहब गए थे। वहां पर उनके गुरु भी थे, उदय शंकर के गुरु थे शंकरन नंबूदिरी नृत्य की। उनके बारे में ठाकुर साहब ने बहुत सुन रखा, उनके अभिनय पक्ष के बारे में। ठाकुर साहब ने वो उस अवसर का लाभ उठाते हुए उनसे निवेदन किया कि हम आपसे एक चीज देखना चाहते हैं। उन्होंने पूछा क्या? अभिनय के संदर्भ में, नृत्य में अभिनय है, नाटक में अभिनय है, आंगिक अभिनय, वाचिक अभिनय, आहाने जाने दीजिए, सात्विक अभिनय। सात्विक अभिनय सबसे कठिन और सूक्ष्म होता है। फेशियल एक्सप्रेशंस, आंखें बोलती है, बिना कुछ कहे होठ बोलते हैं, दृष्टि बोलती है। उन्होंने निवेदन किया शंकर नंबूदिरी जी से कि सात्विक अभिनय हम थोड़ा सा देखना चाहते हैं। वो मुस्कुराए और उन्होंने क्या किया, युग पर
सिमल्टेनियसली एक आंख से आंसू और एक आंख से हंसी, हर्ष और विषाद दोनों सिमल्टेनियसली शुरू प्रवाहित हो रहे थे एक आंख से और हंस रही थी दूसरी। इसको देखकर ठाकुर साहब के उद्गार थे, ये सत्य है कि वो अद्भुत था, ये सत्य है कि वो अद्भुत था, लेकिन ये भी अद्भुत है कि वो सत्य है। ये सत्य है कि वो अद्भुत था, लेकिन ये भी अद्भुत है कि वो सत्य था, देखा। डॉक्टर बेसेंट के संदर्भ में इस वक्तव्य का एक शब्द चरितार्थ होता है। डॉक्टर बेसेंट का जीवन एक जीवन काल में कितने जन्मों को जी लिया उन्होंने, कितनी जिंदगियां जी ली, ये सचमुच अद्भुत। हम एक जिंदगी में मुश्किल से कुछ कर पाते हैं, और वो भी शिकायतों के साथ, शिकवों के साथ, परेशानियों के साथ जूझते हुए, संघर्ष करते हुए। लेकिन एक जीवन काल में जाने कितने जन्मों को सार्थक करते हुए, सुखद करते हुए जी सकी, ये ठाकुर साहब का वक्तव्य बनाता है। उनकी जीवन यात्रा एक जन्म में, जिसमें हम लोग उनको जानते हैं, पढ़कर जान सके हैं। जब हम दृष्टिपात करते हैं तो लगता है कि हम कहाँ से सोचे और कहाँ सोचना बंद हो जाता है। सोचने समझने की शक्ति जवाब दे जाती है कि जो कुछ एक जन्म में कर पाई, किया, वो कैसे कर पाई, वो कैसे किया। उनके जीवन को जब हम जानेंगे, पढ़ेंगे, तो संघर्षों से भरा हुआ, अप्रत्याशित घटनाओं से भरा हुआ, घटना बहुल जीवन, और सभी घटनाएं लगभग दुर्घटनाएं ही थी। आघात, वार, एक आघात से उबरी नहीं, सर ऊपर उठाने का प्रयास किया नहीं कि दूसरा आघात, एक बार झेला नहीं कि दूसरा बार। ये कैसा जीवन है और कैसे जी पाए वो इसको। बावजूद प्रतिकूलताओं हम लोग उम्मीद करते हैं, कोशिश करते हैं कि जो कुछ हो रहा है, अनुकूल परिस्थितियां मिलती जाए तो हम करेंगे। उनको ये सोचने का वक्त भी नहीं था शायद कि अनुकूल परिस्थितियां कौन सी होंगी, प्रतिकूल परिस्थितियां कौन सी। जो आती थी वो चुनौती बनकर आती थी, जिसको उन्हें स्वीकार करना था। उन्होंने उनको झेला नहीं, उन्होंने कन्फ्रंटेशन नहीं किया चुनौतियों से, स्वीकार करके रिस्पॉन्ड। बहुत फर्क है, बहुत फर्क टू रिएक्ट एंड टू रिस्पॉन्ड। उन्होंने उसको स्वीकार करके ये आई है, परिस्थिति है, कोई घटना अप्रत्याशित आकस्मिक हुई है, उसे हमें जवाब कैसे देना है, सामना करना है। नहीं, सामना करने में तो एक एग्रेशन आने लगता है। और ताज्जुब होता है जब हम देखते हैं कि पिता की मृत्यु में उनके जीवन की यात्रा पर क्रोनोलॉजिकली मैं नहीं जाना चाहती,
जिन घटनाओं का जवाब उन्होंने कैसे दिया है, ये उनके चरित्र को, उनके जीवन दर्शन को, उनके चिंतन को बनाता है। मैं उससे आप लोगों को अवगत कराना चाहूँगी, वो ज्यादा कारगर होगा ऐसा मुझे विश्वास है, बजाय इसके कि मैं उनका जीवन शुरू से आपके ऊपर बताऊं। जो जीवन में कुछ घटनाएं घटी थी और उनको उन घटनाओं को उन्होंने कैसे दिया और उसका जवाब कैसे दिया। मैं इसीलिए उनकी ऑटोबायोग्राफी लाई कि मैं उसमें से दिखाऊं, आपको पढ़ के सुनाना चाहूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं वो कहूँ, मैं एक बात जो हमेशा मुझे सोचने पर विवश करती है कि हमारे जीवन का जो कैनवस है बहुत विराट फलक है, उसका एक बड़ा विस्मयकारी यथार्थ है हर एक के जीवन में, बहुतों के जीवन में। एक विस्मयकारी सत्य ये है, विलक्षण सत्य ये है कि जिन जिन पलों में, जिन जिन क्षणों में किसी दुर्घटना ने, किन्हीं मर्मांतक मर्मभेदी शब्दों ने, दारुण दृश्यों ने, किसी के व्यवहार ने किसी संवेदनशील व्यक्ति को उरेदा है, झकझोरा है, हिलाया है, जख्म दिए हैं, चोट दी है, अश्रु दिए हैं, वो पल उस व्यक्ति के जीवन के निर्णायक पल से जीवन को आमूल रूपांतरित कर देने के लिए वो पल साबित हुए। वो क्षण जो जिसमें वो आहत हुआ था, वो क्षण जिसमें उसको जख्म लगा था, जब शब्दों ने बेधा था, शब्द की चोट लगी थी, किसी दृश्य ने हिला दिया था, वो क्षण तो दुखदायी था, लेकिन उस क्षण में जीवन की दृष्टि बदली थी, दिशा बदली थी, पथ बदल दिए, चिंतन बदल दिया, व्यक्तित्व बदल दिया। हम सबके सामने इसके उदाहरण हैं। राजकुमार सिद्धार्थ अपने महल से, प्रासाद से निकलकर जब उन्होंने वो दृश्य देखे थे, जीवन का दारुण सत्य देखा था, मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्या क्या देखा था, और उससे उनको जो चोट लगी थी, जिसने उनको खिलाया था, न जाने कितने प्रश्न उद्वेलित कर रहे थे उनको। उन प्रश्नों ने, उन चोटों ने, उस अप्रत्याशित दृश्यों ने राजकुमार सिद्धार्थ को कथा बनाया। बैठे हैं माँ, मैंने इनसे एक दफे पूछा था वाल्मीकि के बारे में, शांता से। शांता जी ने बताया रत्नाकर थे पहले, दस्यु कर्म में लिप्त थे, और जब उनसे कहा कि आपके परिवार से आप पूछिए कि आपके कर्मों को वो झेलेंगे कि नहीं, आपके कर्म का आपके साथ उसको भागीदार बनेंगे कि नहीं। परिवार वालों ने मना कर दिया, हम क्यों करें। उसके बाद उन्होंने तप किया, वो तपस्या की, और उसके बाद एक दिन वृक्ष के नीचे बैठे थे, तो उन्होंने देखा क्रौंच पक्षियों का एक युगल प्रेम में मग्न है, और एक बहेलिया आकर उसमें से एक निरीह पक्षी को मार देता है।
और ये ऐसा गहरा शोक था, ये ऐसी गहरी जोत थी, ऐसी गहरी वेदना थी कि उनके मुख से अनायास वो शोक श्लोक बनकर विस्तृत हुआ। मां निषाद प्रतिष्ठान कमलम शाश्वती समा यक्रौंचमिथुनादे एकमवधि कामं। तुम जीवन शाश्वत काल तक तुम रहेगी, प्रतिष्ठा को न प्राप्त करो, तुमने प्रेम में मग्न क्रौंच युगल को एक किस्म से यही तो तुमने निर्वचन मारा। और शोकम श्लोकत्व मारा था, वो श्लोक जो था वो श्लोक बन के सृजन के क्षण बन के निकला। और वही वाल्मीकि आदि कवि वाल्मीकि राम कथा के अप्रतिम शिल्पी बने। वो छोटी थी। तुलसीदास राम बोला थे, भार्या प्रेम में आसक्त, हमारे पत्नी से मिलने चले गए थे रात को, वियोग नहीं सह पा रहे थे शायद, और पत्नी ने शब्दों का बाण चलाया था। अस्थि चर्ममय देह मम तापर ऐसी प्रीति, जो होती श्री राम महा न होती भव दयनीति। और इन शब्दों की चोट ने राम बोला को तुलसी बनाई, रामाख्यान कारजनी शिल्पी बन गई तुलसीदास। कृष्णमूर्ति भाई की आकस्मिक मृत्यु से कृष्णमूर्ति बन गए। मृत्यु क्या है, जीवन क्या है, जन्म मृत्यु का ये चक्र क्या है, दुख क्या है, वेदना क्या है, स्थित प्रज्ञ होना क्या है, सारे प्रश्न उसे मृत्यु के भाई की मृत्यु के क्षणों में आ चुके, जिन्होंने कृष्णमूर्ति को चिंतन बनाया। आप लोगों ने पता नहीं, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ने की कोशिश करिए। यशोधरा मैथिली शरण मुक्त का खंडकार है। यशोधरा जब रात के अंधेरे में आधी रात को सिद्धार्थ बिना पत्नी को बताए राहुल को छोड़कर, पत्नी को छोड़कर निकल जाते हैं, और दूसरे दिन प्रातः काल जब उसको पता चलता है यशोधरा तो चले गए, तो क्या हालत हुई थी हम लोग नहीं समझ सकते। तब अपने जो परिचारिकाएं थी उनसे कहा था, सखी वो मुझसे कह कर जाते, सखी वो मुझसे कह कर जाते, कहते तो क्या मुझको अपनी पदबाधा में पाते, क्या मैं उनको रोक लेती, लेकिन कह के तो जाते। इन शब्दों की वेदना हम नहीं समझ सकते। लेकिन मैं जिस बात पर आना चाहती हूँ, अनेक वर्षों के बाद जब वो सिद्धार्थ से तप करने के बाद एनलाइटमेंट हुआ, बुद्ध बने, भिक्षुक बने, फिर कपिल वस्तु के अपने प्रासाद के सामने आए भिक्षा पात्र लेकर। यशोधरा आई बाहर। यशोधरा का दूसरा नाम गोपा की। उन्हें बताया गया कि ऐसे ऐसे आए हैं भिक्षु के रूप में। आई यशोधरा, और यशोधरा के शब्द, तुम भिक्षुक होकर आए हो, तुम भिक्षुक होकर आए हो, गोपा अब क्या दे स्वामी, तुम भिक्षुक होकर आए हो, गोपा अब क्या दे स्वामी। एक यही राहुल है अपना बेटा का, एक यही राहुल है अपना, रहे सदा यह अनुगामी, उसको भी तुम भिक्षुक होकर आए हो, गोपा अब क्या दे स्वामी। एक यही राहुल है अपना, रहे सदा ये अनुगामी। अब जो उन्होंने लिखा, मेरे दुख में भरा विश्व सुख, मेरे दुख में भरा विश्व सुख, फिर
है क्यों न करूं हामी। ये उनका ये ट्रांसफॉर्मेशन था यीशु का, जो उस वेदना से मिला, उस चोट से मिला, उस आकस्मिक घटना से मिला। कैसे दुर्दांत क्षण थे, हमारी कल्पना से परे की बात है। लेकिन सखी वो मुझसे कहकर जाते से मेरे दुख में भरा विश्व सुख तक की यात्रा आप देखिए। उन दुख के क्षणों ने जब उनको भिगोया था, अश्रुओं से जब वो भीगी थी, तब ये क्षण आया कि वो कह पा रही थी कि व्यक्तिगत वेदना जब विश्व वेदना में परिणत, डॉक्टर बेसेंट ऐसी ही महामानवी है, ऐसे ही लोगों की पंक्ति में वो आती है, जो मैं इतना उदाहरण मैंने दृष्टांत दिए कि जीवन कैसे 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 हम लोग विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, नारी सशक्तिकरण। कोई बाहर से हमें शक्ति नहीं देने वाला है। डॉक्टर बेसेंट के जीवन की एक एक घटना, उन घटनाओं का एक एक क्षण उनको सहज एम्पावर करता गया, उनको सशक्त करता गया, उनके अंतस को, उनके पूरे व्यक्तित्व को, उनके चिंतन को, उनकी दृष्टि को, उनके आचरण को, उनके व्यवहार को, उनके लोगों के साथ संबंधों को, उनकी सत्यनिष्ठा को, उनकी धर्मनिष्ठा को, उनकी कर्मनिष्ठा। कोई बाहरी ताकत एम्पावर नहीं कर सकती। सहज एम्पावरमेंट था। हर घटना दुर्घटना में, हर ऐसे दुख के क्षणों में उनको आगे के लिए एम्पावर किया। दाम्पत्य, असफल दाम्पत्य और सत्य के साथ समझौता नहीं करना, किसी कीमत पर नहीं करना। कितने मौके ऐसे आए कि शायद विकल्प खुले थे कि इतना सा तो समझौता कर लो, कुछ आने जाने वाला नहीं है, कोई बहुत नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन वो स्वीकार नहीं था, किसी कीमत पर स्वीकार नहीं था। और शुरुआत दुखों की कैसे हुई थी? जब उनकी शादी विवाह बंधा मिस्टर फ्रैंक बेसेंट के साथ बातें थे। हम लोग सोचते हैं पाश्चात्य देश जो है वहाँ बड़ा स्वातंत्र्य है, उन्मुक्तता है, स्वच्छंदता है, जीवन जी लेने की, अपनी तरह से जी लेने की ये अवसर मिल जाते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। जब शादी बनी, उन दोनों को छोड़ा गया कि आप लोग आपस में मिलिए, बातचीत करिए। और फ्रैंक बेसेंट ने हफ्ता के बाद उनसे कहा, प्रपोज कर दिया ऐसे ही, मैं प्रपोज कर रहा हूँ। अब उनको ये लगा कि इन्होंने मुझसे बातें नहीं की इस बारे में। डॉक्टर बेसेंट का विद्रोह, आंतरिक विद्रोह उस समय हल्का था, लेकिन शुरुआत वहीं से हुई, वहीं से हुई। उन्होंने कहा कि मुझसे पूछा तो होता। मदर के पास आए, डॉक्टर बेसेंट की माँ के पास, कहा कि देखो माँ, मैंने प्रपोज तो कर दिया है, मना करना उसी का नुकसान है, उन्हीं का नुकसान है, देख लेना मैं जा रहा हूँ और चले। इसके ऊपर डॉक्टर बेसेंट ने क्या कहा है आप सुनिए। हम लोग सोचते हैं कि हमारे ही भारत में ये जबरन हमारे ऊपर थोप दिया जा रहा है विवाह का बंधन,
पति को, उस घर को, है विवाह के जो संस्था है उसको लड़की के समझे बुझे बगैर, उसकी सहमति के बगैर, उसको समझाए बगैर क्या कहती है? मेरी उस जमाने की बात है, 1867-68 की बात है। Many an unhappy marriage dates from its very beginning. शुरुआत से ही अनहैप्पीनेस आ जाती है। Many an unhappy marriage dates from its very beginning, from the terrible shock to a young girl's sensitive modesty and pride, her helpless bewilderment and her fear. औचकी रहती है, वो क्या रहा है? अंदर से डर रही है कि हम किस अनजान घर में जा रहे हैं, किस अनजान दुनिया में जा रहे हैं। और आखिर में उनका सेंटेंस है, और स्किप कर रही हूँ। No mother should let her daughter blindfold slip her neck under the marriage yoke. किसी माँ को blindfold, आँख पर पट्टी बांध के बेटी को, जैसे गाय को, बैल को छुआ कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, जोड़ देते हैं। No mother should let her daughter slip her neck under the marriage yoke. बिना उससे पूछे, बिना उससे बात, उस जमाने की बात। और हम लोग को गाना गाते हैं, हम लोगों ने सुना है ना, लखी बाबुल मोरे काहे को दिनों विदेश, हम बाबुल तोरे अमीना की चिड़िया दाना छोड़ जाए, हम बाबुल तोरे फूटे की गैया चित बांधो बन जाए। हम क्या बेटी गा रहे हैं? ये हमारे यहाँ का गाना है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये विश्व का सत्य है, दुखद सत्य है, लेकिन है ये आयरलैंड इंग्लैंड का सत्य था, हमारे देश का सत्य। बच्चे आगे हैं सामने, बच्चों की बीमारियां, बिना वजह बच्चे जब दुख पाते हैं, उनके खास करके बेटी कमजोर थी, नाजुक थी, तब ईश्वर के अस्तित्व का प्रश्न उठाती है। वो है क्या? अगर है तो शायद कमजोर है, तो शायद पार्शियल है। वो है या नहीं है? नास्तिक होने लगती है, ईश्वर पर से उनका विश्वास उठता है। और लेकिन एक वाक्य कहती है, I did not, बहुत सपने ऊहापोह से गुजरती, मैं विश्वास कैसे करूंगी? बच्ची को बिना वजह उसने तो कुछ नहीं किया, तो उसको क्यों दुख मिला? कहती है कि मैं उनके होने को डिनाई तो नहीं कर सकती। I did not yet dream of denying God, but I would no longer kneel before Him. मैं घुटने तो नहीं झुकूंगी उसके। अपने को उन्होंने कैसे एक्सप्रेस किया है? She was honest enough to express honestly, freely what she felt in those moments. शादी टूटने के कगार पर आई और कह दिया गया उनसे कि आप या तो चर्च को मानिए, ब्लाइंडफोल्ड, बिना प्रश्न किए, बिना जिज्ञासा किए,
बिना संदेह किए या तो चर्च की हर बात को मानिए और या फिर घर से निकलिए। इन्होंने दूसरी बात को तवज्जो और जाना तय किया। लेकिन सबसे ज्यादा कष्ट किसको था? माँ तो माँ है। माँ बहुत समझाने की कोशिश करती है कि गीत करो, समझौता करो, स्वीकार करो, थोड़ा कष्ट झेलो। नहीं सुनता। At last, in July or August 1873, the crisis came. I was told that I must conform to the outward observances of the church and attend the communion. I refused. Then came the distinct alternative. दूसरा विकल्प सामने आया, स्पष्ट विकल्प आया सामने। Conformity or exclusion from home. या तो उसको स्वीकार करिए या घर से निष्कासित। In other words, अब उन्होंने अपना जो मन में उनके समझ आया था वो कह दिया, हिपोक्रेसी और एक्सपल्शन। अगर मैं मानती हूँ तो वो हिपोक्रेसी है जिसको मैं यूज नहीं करूँगी, मैं स्वीकार नहीं करूँगी, और एक एक्सपल्शन निकल जाए। I chose the latter. मैंने दूसरा विकल्प। और उसके बाद माँ की जो हालत हुई, bitter, sad moment followed. My dear mother was heartbroken. To her, with her wide and vague form of Christianity, the intensity of my feeling that where I did not believe, I would not pretend believe. जहाँ मैं किसी चीज पर मेरा यकीन नहीं है, मैं वहाँ विश्वास करने का बहाना किसी हालत में नहीं करूँगा। ये इसके लिए स्ट्रॉन्ग। लेकिन माँ, she recognized far more fully than I did all that the separation from my home meant for me. मेरे लिए आगे भविष्य कैसा था, मुझे क्या सामना करना पड़ता, and the difficulties that would surround a young woman, not yet 26, 26 साल की नहीं थी, living alone. She knew how brutally the world judges. संसार कितना क्रूर है जब आपके लिए फैसले लेने लगता है, असलियत जाने बगैर। How brutally the world judges, and how the mere fact that a woman was young and alone justified any coarseness of slander. कोई भी आरोप लांछन लगाना सही होता उसके लिए, मुखर छोड़ दिया। Then I did not guess how cruel men and women could be. उस समय इन्होंने ये सोचा नहीं था इतने क्रूर हो सकते हैं इंसान। How venomous their tongues, कितनी विषैली उनकी जीभें हो सकती हैं, जिह्वा हो सकती है। Now knowing it, अब मैं जान चुकी हूँ, ये आत्मकथा सब होने के बाद लिख रही हूँ। Now knowing it, having faced slander and lived it down, सारे लांछन आरोपों को झेलकर उनके साथ जीने के बाद, I deliberately say that where the choice again before me, I would choose as I chose then. फिर से मुझे अगर विकल्प चुनने को कहा गया तो मैं वही चुनूंगी जो मैं I would rather go through it all again than live in society under the burden of an active life. मैं फिर से उस दौर से गुजरना स्वीकार करूंगी, बनस्पत इसके कि
के झूठ पे बोझ के करेंगे जीवन। ये देखिए सत्य निष्ठा किन किन क्षणों में और चीजों पर भारी चिंता है। क्या जीवन में उनके गुजरा है, कैसे कैसे हुआ है, और कितना बचा है। नहीं बच्चों को क्या बताना है, कुछ बातें मैं इसलिए इसमें से पढ़ रही हूँ। एक समय था जब चार्ल्स ब्रैडलो के साथ मिलकर जनसंख्या नियंत्रण चार्ल्स लॉन्सन करके अमेरिकन फिजिशियन थे, उन्होंने परिवार नियोजन के ऊपर काम कर रहे थे। उस जमाने में भी जरूरत बताई और इन लोगों ने, चार्ल्स ब्रैडलो ने और डॉक्टर बेसेंट ने उनका साथ दिया और पैम्फलेट बनाए। अब उसके ऊपर यहाँ तो आंदोलन हो गया, इतना विद्रोह कि एक नारी की, एक महिला की इतनी हिम्मत, इतना दुस्साहस कि परिवार नियोजन के पक्ष में वो बात करे। ये लोगों की कल्पना के परे की बात थी। और फिर उन्होंने उसको स्वीकार करते हुए, उसको झेलते हुए कैसे उससे, उस दौर से गुजरी है। देखो, ये उनके जीवन की घटना है व्यक्तिगत रूप से, लेकिन सारे समाज को, विश्व को प्रभावित करती है, विश्व के चिंतन को दिशा और दृष्टि देती है। बशर्ते क्या हम चाहें। Should I set my own safety, my own good name against the helping of these? मुझे अपने सुनाम की चिंता होनी चाहिए या उन लोगों की जिनको हमारी मदद चाहिए तो उनकी मदद करना होगा। Did it matter that my reputation should be ruined if its ruin helped to bring remedy to the otherwise hopeless wretchedness of thousands? मेरी रेपुटेशन क्या ज्यादा मायने रखती है उनसे कि जो सफल रहे हैं, जो झेल रहे हैं, जो दुख में हैं? What was worth all my talk about self-sacrifice? अपने से प्रश्न कर रहे हैं। सेल्फ सैक्रिफाइस के बारे में जो मैं इतना बोली हूँ, सेल्फ सरेंडर के बारे में, आत्मसमर्पण के बारे में, if brought to test, I failed. जब परीक्षा का समय आया है तब मैं अपनी ही बातों पर घड़ी न उठूं। So, with heart aching but steady, I came to my resolution. And though I know now that I was wrong intellectually and blundered in the remedy, I was right morally. मैं नैतिक रूप से सही, उसी का अभाव नहीं करना चाहिए, वो लुप्त हो गया है मॉरल सेंस। I was right morally in the will to sacrifice all to help the poor, and I can rejoice that I faced a storm of apathy,
fiercer and harder to bear than any other which can ever touch the enemy. The long suffering that followed, ये देखिए उनका कोटिंग कोट्स है, इसलिए मैं चाहती हूँ आप लोगों ने सुना है, इतना दुख झेलना, इतने कष्टों के दौर से गुजरना, the long suffering that followed was a splendid school for the teaching of endurance. सहिष्णुता का पाठ पढ़ाने के लिए ये शायद सबक था। यहाँ मुझे एक बात याद आती है, कभी-कभी मैंने ज्ञान प्रवाह में कभी बहुत साल पहले अचानक पहुंचा था, ये दीवारों के अंदर की जो पाठशाला है, वहाँ की परंपरा क्या है? हम पहले सबक पढ़ते हैं, पाठ पढ़ते हैं, उसके ऊपर भी टेस्ट होता है, परीक्षा लेते हैं। पहले सबक पढ़ते हैं, पाठ पढ़ते हैं, फिर परीक्षा लेते हैं। जीवन की पाठशाला इससे बिल्कुल विपरीत है। वो पहले टेस्ट ले लेता है, उस टेस्ट से फिर सबक सिखाता है। और ये वाक्य इस चीज को सशक्त करता है कि the long suffering that followed was a splendid school for the teaching of endurance. सहनशीलता, सहनशक्ति, सहिष्णुता। एक बात और कहूँगी, फिर समाप्त करूँगी। उस जमाने में वहाँ इंग्लैंड में भी जो मैच बॉक्स बनाने वाली होती थी ना, या सिलाई बनाने वाली, टिन बॉक्स बनाने वाली, छोटे छोटे डब्बे वगैरह बनाने वाली, उनकी परिस्थितियाँ बड़ी विकट थी। उनको कुछ वेजेस नहीं मिलते थे, हैं? बहुत कम मिलते थे, बड़े कष्टमय उनका जीवन होता था। कोई सुनने वाला नहीं, कोई उनकी बात को तरजीह देने वाला नहीं था, दूसरे तक पहुँचाने वाला नहीं। और इन्होंने ये बीड़ा उठाया था और क्या कहा? द वाइट स्लेवरी, हम लोग कहते हैं कलर्ड लोगों को स्लेव बनाया था। जो कलर्ड है उनको गुलामी, उनके साथ गुलामी की जाती थी, उनको गुलाम बनाया था। यहाँ क्या था? वहाँ एक तबका ऐसा था जिनको वाइट स्लेवरी इन लंदन, वो भी जमीन वाले जो है, उनका भी, वो भी स्लेवरी के दौर से गुजर रहे हैं। It is time someone came and helped us, said two pale-faced girls to me. ये समय आ गया कि कोई हमारी मदद को आए। लड़कियां जो बनाती थी, मैच बॉक्स वगैरह बनाती थी, जिनकी बड़ी दुर्दशा थी, उन्होंने यही से कहा। And I asked, प्रश्न कर रही हूँ, who will help? Who will help? Plenty of people wish well to any good cause. किसी सही कॉज के लिए बहुत लोग बहुत सद्भावनाएं देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, but very few care to exert themselves to help. बहुत कम होते हैं जो आगे आके मदद करने के लिए, and still fewer उनसे भी कम who will risk anything in its support. उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार, उनसे भी कम। Someone ought to do it. किसी को तो करना चाहिए। Someone ought to do it. But why should I? लेकिन हम क्यों करें? Someone ought to do it. Is the ever re-echoed phrase of weak knees. जो कमजोर घुटनों वाले लोग हैं, उनके मुंह से यही निकलता है, Someone ought to do it. But why should I? हम क्यों करें? और फिर कहती है, Someone ought to do it. So why not I? Someone ought to do it. So why not I? तो हम ही क्यों न करें? हम ही क्यों करें और हम ही क्यों न करें? Is the
cry of some earnest servant of man, eagerly forward springing to face some perilous duty. ये ऐसा कर्तव्य है इसमें करते तो बहुत है, ये तो आगे आए. Between those two sentences, why should I and why should I, lie whole centuries of moral evolution. नैतिक उत्थान, नैतिक उन्मेष लाने के लिए कितनी शताब्दियां बीत चुकी. और डॉक्टर बेसेंट ये कर पाए, और इसके साथ किस चीज ने उनकी मदद की. अगर वो पूरी बुद्धि का काम होता तो ये सब खत्म होता कड़वाहट में, अवसाद में, त्रासदी में, डिप्रेशन में, कुंठा में. लेकिन बुद्धि के साथ समन्वय, बुद्धि और हृदय, बुद्धि की अपार क्षमताएं हैं, अपार संभावनाएं हैं. लेकिन बुद्धि अकेला जब काम करती है तो कभी कभी लक्ष्मण रेखा को भी अतिक्रमण उसका भी हो जाता है. राज लक्ष्मण रेखा तो हम बिल्कुल भूल चुके हैं, उसको जबरन मिटा दिया है. लक्ष्मण रेखा संयम की, मर्यादा की, नियंत्रण की, आत्मनियंत्रण की. और ये भूल रहे हैं कि फ्रीडम एंड डिसिप्लिन को ध्यान दें. जहाँ स्वातंत्र्य है वहाँ अनुशासन है, क्योंकि तब हम अपने खुद जिम्मेदार होते. और दिल इसीलिए बच्चों का दुख देख के उनका मातृत्व सूखा नहीं था. वो अपने बच्चों के, जिन बच्चों की जननी थी, उस जननी होने ने उनको विश्व की अम्मा बना दिया. अपना जो जख्म पाया था, जो चोट पाई थी, वो चोट दूसरों के लिए बना हुआ है, दूसरों के लिए दवा बना. ये जब तक ज्ञान और भक्ति, बुद्धि और हृदय, इनका सामंजस्य नहीं हो, ये हो नहीं सकता. एक तरफा होने से बाकी सब कड़वाहट आ जाती, कुंठा आ जाती, इसको गिरा, उसको मैंने किया, ये अहम. तब स्वार्थ से सर्वार्थ की ओर वो न जा पाती, स्वार्थ से सर्वार्थ की ओर न जा पाती, वो मानवी से महामानवी नहीं बन पाती. ये डॉक्टर पसंद इतनी घोर निराशा, हताशा, ना उम्मीदी, उससे उभर के आना, उससे उभर के आना. और ये जब तक अश्रु नहीं आते ना, ये आंसू भी बड़े धोखा भी देते हैं. हम लोग कहते हैं, विज्ञान कहता है पता नहीं क्यों आंसू आते हैं, लेकिन इसलिए समझ नहीं आता कि अनजान अति आनंद के क्षणों में अकारण जब आनंद होता है तभी आंसू क्यों आ जाते हैं, दुख होता है तभी आंसू क्यों आ जाते हैं, कोई चीज यहाँ लग जाती है, दिल को छू जाती है, तभी क्यों आंसू आ जाते हैं. कुछ विशेष परिस्थितियों में वो विज्ञान वहाँ भाग जाता है जो उसकी जिसको जस्टिफाई करे वो आंसू को. गालिब का एक शेर है, रोने से तेरे इश्क में बेबाक हो गए. जहाँ आशिक माशूक की बात थी, प्रिय और प्रियतमा है, तब तो दो जनों का था, उसने वंचना की, प्रिय ने धोखा किया. तो रोने से तेरे इश्क में तूने मुझे धोखा किया, मैं रो इतना रोने से तेरे इश्क में बेबाक हो गए, निर्भीक हो गए.
निडर हो गए, साफ गोई आ गई, बोए गए ऐसे कि बस पाप हो गए। वो पाप को करने में सभी ताकत है, क्लेंजिंग, पर्जिंग, स्वार्थ, सेल्फिश मोटिव्स, सेल्फिश इंटेंट्स, सब कुछ करते हैं। उसमें वंचना नहीं हो जाओ, सारा विश्व तो है। तो उसके प्रति, एक के प्रति भाव थे, तो सारी सृष्टि के प्रति है, कुदरत के प्रति है। वो एक ऐसी पाप हो गए। ये उनके जीवन का लक्ष्य है। Under no circumstances should I compromise with truth. एक कर्म के पास परमिशन देकर कह रहे हैं शांति, लोग पीस चाहते हैं, युद्ध करते हैं, पीस शांति ला रखते हैं। कहते हैं हमें शांति चाहिए, लेकिन सारे जितने चीजें हैं जमा करते हैं युद्ध के। तो ऐसे ही हुआ जैसे हम दक्षिण की यात्रा पे जा रहे हैं और खूब गर्म कपड़े लेके जा रहे हैं, या केदारनाथ जा रहे हैं तो कपड़े कुर्ते लेके जा रहे हैं। तो peace at what cost? Here, as other times in my life, I dare not purchase peace with a lie. मैं किसी कीमत पर शांति को झूठ को देकर कभी ऐसा मौका न दे। I dare not purchase peace with a lie. An imperious necessity forces me to speak. एक आंतरिक ताकत है जो मुझे सच बोलने को बाध्य करती है, प्रेरित करती है। As I see it, जैसा मैं उस सत्य को देखती हूँ, whether the speech please or displease, मेरा सत्य वचन किसी को खुश करे अथवा नाखुश करे, whether it bring praise or blame, चाहे वो हमारी प्रशंसा हो या हमारे दोषारोपण। One loyalty to truth, the capital, I must keep stainless. झूठ के प्रति हमारी ईमानदारी बिना किसी धब्बे के होनी चाहिए, निष्कलुष होनी चाहिए, निष्कलंक होनी चाहिए। Whatever friendships fail me or human ties be broken, इसके लिए चाहे किस चीज की मुझे तिलांजलि देनी पड़े। She may lead me into the wilderness. She means peace, शांति। वो मुझे अकेले एकांत में छोड़ दे, wilderness, yet I must follow. मुझे She may strip me of all love. वो मुझे सारे प्रेम बंधनों से छोड़ दे, yet I must pursue. वो मुझे प्यार करने लगे, लेकिन मुझे शांति Though she slay me, वो मुझे मारती है, yet I will trust in her. खुदा दृढ़ विश्वास शांति है। And I ask no other epitaph on my tomb. मैं अपनी मयार, अपनी कब्र पर कोई और epitaph कहते जो वहाँ लिखते हैं, she tried to follow truth. और हम सब इतनी सी तो कोशिश कर ही सकते हैं, ये विश्वास हो, ये करेज और कन्विक्शन हो, ये दृढ़ विश्वास हो, तो कुछ तो हम कर पाएंगे। पर कठिन जरूर है, लेकिन चलना नामुमकिन तो नहीं है।
रास्ते में रोए भी आएंगे, कथक भी आएंगे, लेकिन मंजिल तक जाने का प्रयास तो होगा। पथ ऊर्ध्वगामी हो, चिंतन ऊर्ध्वगामी हो हमारा, और स्वस्थ सुंदर समाज की कल्पना करते रहे निरंतर, और एक एक चरण तो बढ़ा सकते हैं, एक एक सांस तो उसके लिए हम अर्पित कर सकते हैं। कुछ तो होगा। शिव संकल्प और शुभ में आस्था हम सब शुभ की दिशा में कदम होता है। For your wonderful insights on the life of Dr. Anderson. Now, I would like to invite Dr. Manju Margan for the formal vote of thanks. आज मेरे लिए जीवन का बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि मुझे यह अवसर मिला कि मैं अपने समक्ष ऐसे विषय पर बोलने के लिए महिषी एनी बेसेंट के पूरे जीवन वृत्त को अत्यंत सहज रूप से उपस्थापित करने वाली हमारी मुख्य के रूप में मुख्यमंत्री के रूप में उपस्थित विदुषी मंजू सुंदरम महोदया के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए अवसर मिला। सबसे पहले मैं इस तरह के अनुपम व्याख्यान की परिकल्पना करने के लिए हमारी यशस्वी प्राचार्य प्रोफेसर रचना श्रीवास्तव जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। कई बार कार्यक्रम स्थगित होने के बावजूद आपकी जो सन्नद्धता थी उसने समिति को बाध्य किया इस व्याख्यान को कार्यान्वित कराने के लिए। बहुत बहुत आभार मैं। यह व्याख्यान केवल बौद्धिक स्तर पर न रह करके हृदय का स्पर्श करके आगे यह सबने अनुभव किया होगा। तो आज का जो ये व्याख्यान है वो श्रीमती बेसेंट के ऊपर जो आयोजित है उसमें भर्तृहरि का एक वाक्य मैं उद्धृत करना चाहूंगी। हिंदे नहे मधुरिना लगतार्थिनावा यत्राश्रिताश्च तरवस्तैव मन्यामहे मलयमेव यदाश्रयेण कण्डोलनिम्ब उदगा अपि चन्दनास्युः। यह सिद्ध भूमि महिषी एनी बेसेंट जी की भूमि रही है और यह उसी तरह से जैसे मलयगिरी पर स्थित निम्ब और कंडोल के वृक्ष भी चंदन की तरह सुवासित हो जाते हैं, वैसे ही हम सबके लिए एक अवसर देता है सुवासित होने का। अपनी सत्य निष्ठा उनसे प्रेरणा लेकर अपनी धर्म निष्ठा और अपनी कर्तव्य निष्ठा को ध्यान में रखते हुए कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने का। और इस क्रम में आज हमें अत्यंत गर्व का अनुभव हो रहा है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन जी ने जो यहाँ आकर के वचन दिया था उसको पूरा किया। और उसके लिए भी आज ही का दिन ऐसा विशिष्ट संयोग है कि आज हमें ये सूचना मिली कि बीएचयू से संबद्ध न केवल यह महाविद्यालय बल्कि अन्य जो भी संबद्ध महाविद्यालय हैं वहाँ शिक्षा विभाग भारत सरकार की ओर से इंस्टीट्यूशन ऑफ एनिमल्स योजना के तहत फैकल्टी को प्रतिनियुक्ति पर 1 वर्ष के लिए वहाँ नियुक्त होने का और शोध कार्यों के लिए। अब जैसा कि हमने अनुभव किया हमारी आज की जो विशिष्ट वक्त्री है, हमने देखा कि आप साहित्य संगीत और कला
साहित्य में भी सहज साहित्य, सरस संगीत और भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जीवन को समानांतर रूप से संतुलित रखते हुए आगे बढ़ने की जीवन कला का निदर्शन जिनमें स्पष्ट दिख रहा है, ऐसी विभूति के मुख से डॉक्टर बेसेंट की संपूर्ण जीवन की जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई कि कैसे एक गौरांग शरीर में, मुझे तो लग रहा है कि वो वेदांती थी, वो भी स्वामी विवेकानंद का प्रैक्टिकल वेदांत, न केवल स्वयं उस बुद्ध से निवृत्त हो गई, उसको सबके लिए सहज बनाना, सबके लिए वो उपलब्ध हो, इसके लिए आजीवन प्रयासरत रहे। उनके हमें कुर्ती भी दिख रही है जो अपने सारे संघर्षों को आगे बढ़ते हुए स्थितप्रज्ञता के साथ आगे बढ़ते हुए भी जब सुख में आती है तो भी याद करती है कि वो एक बार फिर से वो समय चाहिए, उनको उसी में जाना चाहिए। वैसे ही जैसे जीवन भर कुर्ती ने संघर्ष किया नहीं, उन संघर्षों से बड़ी कुशलता से आगे बढ़ती गई और जब साम्राज्य मिला महाभारत युद्ध के बाद और कृष्ण जब जाने लगे तो भी वो कहती हैं कि कृष्ण इससे जो अच्छा था कि हम संघर्ष में ही थे जब तुम हमारे पास थे, और जब अब ये समय आया तो तब तुम जा रहे हो, तो इससे तो मेरे लिए अच्छा वही था। तो बिल्कुल उसी तरह ये महिषी भी उन दुखों को ही अपने लिए श्रेय मानती हैं और एक ही जीवन काल में मैंने जैसे बताया कि कैसे उन्होंने अनेक जीवन को, जो महान विभूतियाँ होती हैं, प्रायः सब में यह देखा जाता है कि एक ही जीवन में वो कई जीवन की घटनाओं को उन्हें घटित होते देखा जाता है और हम सब के लिए फिर लगता है, फिर वहाँ काल्पनिकता की बात आने लगती है कि ऐसा वास्तविक रहा होगा क्या। लेकिन आपने अत्यंत ही सहज रूप से उदाहरणों के साथ उनकी व्यक्तिगत अनुभवों से अवगत कराते हुए हम सबको एक सत्य का के मार्ग पर आगे बढ़ने का पाथेय दिया, जो हम सबके लिए संबंध बनकर आगे बढ़ाता रहेगा। मैं इस व्याख्यान के लिए आपके प्रति समिति की ओर से, पूरे वसंत महाविद्यालय की ओर से, हम शैक्षणिक और छात्राओं की ओर से हृदय तल से बार बार आभार व्यक्त। इस अवसर पर हम अपनी प्रेरणा स्रोत के प्रति एकत्रित हुए हैं, तो हमें विशेष धन्यवाद की आवश्यकता नहीं है, फिर भी यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारी जो शिक्षिका वरिष्ठ और वरिष्ठ सहकर्मीगण हैं, सबके प्रति मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। हमारी छात्राएं हैं जो बेसेंट के विषय में, उनके जीवन वृत्ति के विषय में इतने ध्यान से दत्तचित्त होकर सुन रही थी, मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। और अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया है, मैं सबके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। पुलकित की सुंदर प्रस्तुति के लिए संगीत विभाग की अध्यक्षा प्रोफेसर सीमा वर्मा जी के प्रति, संगीत की छात्राओं के प्रति और तबला पर संगत कर रहे सौम्य मुखर्जी जी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। और इस अनुभूति के साथ हम आगे बढ़ेंगे। बार बार इस समिति को इस तरह के अवसर देने के लिए समिति की अत्यंत ही क्रियाशील जो प्रभारी हैं, उनके प्रति मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। जिनको आज नया नाम मिला है, डॉक्टर NN श्रीवास्तव, डॉक्टर नटखट निरंजना श्रीवास्तव। Thank you, Manjuna, and I would also like to thank Nandita ma'am, disciple of Srimati Manju Sundaram ma'am, for coming here and raising our attention. Thank you, ma'am.